गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास BA पार्ट थर्ड ईयर। सब्जेक्ट ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हमारी बुक चल रही है, वो चल रही है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो बुक है, इसके अंतर्गत जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है जनसंख्या का। और जनसंख्या को पॉपुलेशन। सबसे पहले हमने जनसंख्या के बारे में आपसे चर्चाएं की थी। जो हमारा पिछला वीडियो था, उसके बारे में हमने जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि की हिस्ट्री को समझा था कि इंडिया के अंतर्गत पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुई है वो किस तरह से हुई है और किस किस दशक के अंतर्गत हुई है। तो हमने ये देखा कि भारत के अंतर्गत 4 बड़े खंड जो हैं, उनके अंतर्गत हमने जनसंख्या वृद्धि को देखा। उसमें सबसे पहला जो बड़ा जो खंड देखा वो स्थिर जनसंख्या का देखा, जो 1901 से लेकर 1921 का जो दशक था, उसके अंतर्गत हमारी जो जनसंख्या थी वो स्थिर जनसंख्या थी। उसके बाद में हमारा जो है धीमी गति से जनसंख्या जो है वो धीमी गति से बढ़ने लगी। वो जो दशक आया 1921 से लेकर 1951 का दशक था। उसके बाद में हमारा जो है तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या का जो दशक था वो 1951 से लेकर 1981 का दशक माना गया। 1981 के बाद में धीरे धीरे जो चौथा जो हमारा खंड था वो था हमारा 1981 के बाद में जनसंख्या के मान में धीरे धीरे कमी आई। तो इन 4 बड़े खंडों के अंतर्गत हमने इस जनसंख्या को भारत के अंतर्गत जो है 19वीं शताब्दी से किस तरह से जनसंख्या जो है भारत के अंतर्गत घटी और बढ़ी, अर्थात जनसंख्या में किस तरह से ग्रोथ हुआ, उसके बारे में हमने समझा था। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के मान में कहाँ कहाँ उछाल आया और किन कारणों के जो कारण थे उनके पीछे जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई। 1970 और 80 का जो दशक था, उस 70 और 80 के दशक के अंतर्गत भारत के अंतर्गत जनसंख्या के अंतर्गत तीव्रतम वृद्धि हुई, जिसको हमने जनसंख्या विस्फोट की स्थिति के रूप में जाना। क्योंकि इस दशक के अंतर्गत जो हमारी चिकित्सा व्यवस्थाएं जो थी और जो हमारी स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारियां थी, साथ ही साथ जो हमारी एजुकेशन थी, उन सभी का जो है लोगों तक प्रचार प्रसार और सुविधाएं मिलने के कारण ये जो जनसंख्या के अंतर्गत एक उछाल देखने को मिलता है, जो हमारा 1970 और 1980 के दशक के बीच में जो जनसंख्या में जो तीव्रतम उछाल जिसको हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये विस्फोटाकार स्थिति जो जनसंख्या वृद्धि के अंदर हुई वो इसी दशक के अंतर्गत मानी जाती है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि जनसंख्या वितरण की अगर हम बात करें, जनसंख्या वितरण और घनत्व, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे सामने ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चनों को एग्जाम में रखा जाता है कि जनसंख्या वितरण से आपका तात्पर्य क्या है और भारत के अंतर्गत जनसंख्या वितरण किस तरह से पाया जाता है। साथ ही साथ क्वेश्चन फिर इसी के साथ जोड़ दिया है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं, और उन प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर जनसंख्या घनत्व कितने प्रकार का होता है। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण बातें हैं कि किस तरह से इस जनसंख्या वितरण और घनत्व को हम समझें। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण की, अगर हम जनसंख्या के वितरण की अगर बात कर रहे हैं, जनसंख्या वितरण, तो जनसंख्या जो वितरण है, इस जनसंख्या वितरण को अगर सामान्य रूप से अगर समझा जाए
तो जनसंख्या के वितरण पर क्षेत्रीय या स्थानिक जो प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है। समझे आप इस चीज़ को कि जनसंख्या का जो वितरण होता है उस पर जो क्षेत्रीय या स्थानिक जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका तात्पर्य ये हुआ, क्षेत्रीय या स्थानिक प्रभाव जो जनसंख्या का वितरण को जो देखने को मिला, उसका तात्पर्य यह हुआ कि जनसंख्या जो है उन्हीं भागों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा निवास करती है जहाँ इस जनसंख्या को अनुकूल दशाएं या अनुकूल परिस्थितियाँ मिलें। यहाँ हमने बात की है स्थानिक भिन्नता की, स्थानिक प्रभाव की। स्थानिक प्रभाव के अंतर्गत हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि भारत के अंतर्गत अधिकांश जो जनसंख्या है वो मैदानी भागों के अंदर निवास करती है। परिणाम यह हुआ कि जनसंख्या के वितरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो क्षेत्रीय, इस पर जो क्षेत्रीय या स्थानिक, क्षेत्रीय या स्थानिक जनसंख्या वितरण पर क्षेत्रीय या स्थानिक प्रभाव पड़ता है। ये जो स्थानिक जो प्रभाव है, इस स्थानिक प्रभाव के अंतर्गत हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि हमारी जो नदी घाटियां हैं, इन नदी घाटियों के अंतर्गत जो हमारा जनसंख्या का जो रेखीय प्रतिरूप जो देखने को मिलता है, वहाँ हमारा जनसंख्या का जो वितरण है या जनसंख्या जो है वो सघन प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या जो है वो सघन प्रकार की जनसंख्या जो है वो हमारे इन नदी घाटी भागों के अंतर्गत पाई जाती है। इन नदी घाटी भागों के अंतर्गत जो जनसंख्या के वितरण का जो प्रतिरूप देखने को मिलता है वो रेखीय प्रकार का प्रतिरूप देखने को मिलता है। वापस इस बात पर आते हैं, हमारे सामने जनसंख्या वितरण और घनत्व, ये दो टॉपिक लिए गए हैं कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि जनसंख्या जो होती है वो अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल दशाओं में निवास करना चाहती है। परिणाम यह हुआ कि जनसंख्या के वितरण पर क्षेत्रीय या स्थानिक प्रभाव देखने को मिलता है। और ये जो जनसंख्या है वो जनसंख्या हमारे ऐसे भागों में, जैसे हमारे नदी घाटी जो भाग हैं या हमारे जो मैदानी भाग हैं, उन मैदानी भागों के अंतर्गत अनुकूल परिस्थितियों के कारण यहाँ जनसंख्या का जो जमाव है या जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा यानी कि सघन या डेंस है। यहाँ इन भागों में सर्वाधिक जनसंख्या देखने को पाई जाती है। अगर हम भारत की अगर हम बात करें, भारत की अगर हम जनसंख्या की अगर सघनता की बात करते हैं तो उत्तर भारत के अंतर्गत यूपी के साथ साथ बिहार का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र, इन भागों के अंतर्गत जो है मैदानी भाग, और मैदानी भागों के साथ साथ यहाँ नदियों द्वारा प्राप्त होने वाली मिट्टी की जो बहुलता है, अर्थात यहाँ कृषि क्षेत्र का जो सर्वाधिक जो जमाव है, उसी के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या भारत के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो हमारे वितरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो वितरण के अंतर्गत क्षेत्रीय और स्थानिक प्रभाव जो जनसंख्या को वहाँ सघनता लिए हुए हैं, एक कारण ये रहा। दूसरा कि जो जनसंख्या का जो वितरण होगा उस जनसंख्या के वितरण पर आर्थिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के वितरण पर जो हमारे जो आर्थिक जो प्रभाव के जो कारक हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारे खनिज संसाधन हैं, खनिज संसाधनों के साथ साथ जो हमारे उद्योग हैं, जो हमारी आर्थिक जगत के जो बड़े बड़े जो केंद्र हैं, उन आर्थिक जगत के केंद्रों में, उन आर्थिक स्थलों के समीप जो जनसंख्या है वो सघनतम पाई जाती है। इसके साथ साथ जो हमारे खनिज संसाधन हैं, उन खनिज संसाधन वाले भागों के अंतर्गत भी जनसंख्या का जो वितरण है वहाँ सघन वितरण पाया जाता है। तो पहला कारण तो हो गया हमारे यहाँ का भौगोलिक स्वरूप कि जनसंख्या के वितरण के अंतर्गत जो हमारा भौगोलिक जो तत्व है, उस भौगोलिक तत्व के अंतर्गत जो है भौगोलिक जो कारक है वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है कि अगर वो समतल मैदानी भूभाग है तो वहाँ जनसंख्या का सघन
तम जमाव देखने को मिलेगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण जो कारक हमने देखा वो कारक है हमारा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक का तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारी जनसंख्या है उसका सघनतम वितरण या जमाव उन भागों में होगा जहां हमारे आर्थिक केंद्र उपस्थित हैं। इन आर्थिक केंद्रों के अंतर्गत वो हमारे खनिज संसाधन वाले क्षेत्र हो सकते हैं, वो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हो सकते हैं, या हमारे ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जो आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हों। परिणाम यह रहा कि जनसंख्या का जो वितरण है वो भौगोलिक तथा आर्थिक जगत के साथ साथ जुड़ा हुआ है। इसी के अगर विपरीत अगर हम देखते हैं तो हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र पर विपरीत या विषम परिस्थितियां पाई जाती हैं वहाँ जनसंख्या का जो जमाव है वो सघनतम न होकर वहाँ विकीर्ण प्रकार की जनसंख्या या छितरी प्रकार की जनसंख्या देखने को मिलती है। इसका आपके सामने सबसे अच्छा उदाहरण है जो हमारे पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ हमारे मरुस्थलीय जो दशाएं हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा कच्छ का रण का जो क्षेत्र है या हमारे जो दलदलीय जो क्षेत्र हैं उन भागों के अंतर्गत विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ जनसंख्या जो है वो विकीर्ण पाई जाती है, फैली हुई पाई जाती है, छितरी पाई जाती है। साथ ही साथ जो हमारे दुर्गम पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उन दुर्गम पहाड़ी भागों के अंतर्गत भी जनसंख्या का जो जमाव है वो सघन न होकर प्रकीर्ण प्रकार का या विकीर्ण प्रकार का पाया जाता है, या कह सकते हैं कि यहाँ की जो जनसंख्या का जो वितरण होता है वो दूर दूर होता है या बिखरा हुआ जो है जनसंख्या का वितरण इन भागों में, पर्वतीय भागों में, मरुस्थलीय भागों में, दलदलीय भागों के अंतर्गत देखने को मिलता है। परिणाम यह हुआ कि जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे क्षेत्रीय या स्थानिक जो दशाएं होती हैं उन पर निर्भर करता है। और उन्हीं बातों को हमने यहाँ चर्चा में लिया है कि जो हमारे भौगोलिक जो कारक हैं जिसके अंतर्गत हमारा भूभाग का धरातल क्या किस प्रकार का आकार है, धरातल की कैसी स्थिति है, वहाँ की किस प्रकार की मिट्टी है, वहाँ की किस प्रकार की जलवायु है, वहाँ किस प्रकार का जो है वातावरण है, ये सारी वहाँ जल की उपलब्धता कैसी है, ये सारी बातें जो होती हैं वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं। और अगर हम प्राचीन काल से अगर बात कर रहे हैं तो जनसंख्या का वितरण जो है हम नदी घाटियों के समीपवर्ती भागों के अंतर्गत देख रहे हैं। इन भागों के अंतर्गत जनसंख्या के सघनतम जमाव के पीछे कारण ये रहा है क्योंकि यहाँ लोगों को पर्याप्त जो है कृषि योग्य भूमि मिली है, साथ ही साथ पर्याप्त पीने के लिए जल मिला है। यहाँ खाद्यान्न उत्पादन तथा पेयजल की उपस्थिति के कारण जितनी भी हमारी नदी घाटियाँ हैं उन नदी घाटी भागों के अंतर्गत जो हमारी जनसंख्या का जो सघनतम जो जमाव है वो देखने को मिलता है। तो अगर हम भारत की बात कर रहे थे तो भारत के अंतर्गत भी हमने देखा कि उत्तर भारत के अंतर्गत जो मैंने आपके सामने राज्य लिए थे जिसके अंतर्गत आपको उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इधर पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है। इन सभी राज्यों के अंतर्गत जो समतल मैदानी भूभाग और अनुकूल परिस्थितियां यहाँ स्थित हैं। परिणाम यह है कि यहाँ जो है सर्वाधिक सघनतम जनसंख्या का जमाव देखने को मिलता है। इन सघनतम जमाव के साथ साथ हम इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो जनसंख्या है वो जनसंख्या के अंदर जनसंख्या का जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस पर जो है राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। अगर हम वितरण की राजनीतिक दृष्टिकोण की हम बात करते हैं तो राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जनसंख्या ऐसे स्थानों पर जो है जनसंख्या का वितरण ऐसे स्थानों पर विकीर्ण प्रकार का मिलेगा जो स्थान आक्रमण से या जिन स्थानों पर अराजकता या जिन स्थानों पर अशांति का वातावरण होता है
उन भागों के अंतर्गत जो जनसंख्या है वो विकीर्ण प्रकार की मिलेगी, फैली प्रकार की जनसंख्या का वितरण देखने को मिलेगा। तो हम इससे यह भी जो है सिद्ध कर सकते हैं कि जो राजनीतिक जो कारक है, उस राजनीतिक कारक के अंतर्गत स्थित जो अशांति है, अराजकता है, जो हमारे आतंकवाद है, साथ ही साथ जो हमारे भारी राज्यों के द्वारा हमले किए जाने वाले स्थान हैं, उन भागों के अंतर्गत जो जनसंख्या है वो हमारी विकीर्ण प्रकार की जनसंख्या देखने को मिलती है। जैसे जो हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो हमारे चीन से जुड़े हुए जो हमारे राज्य हैं, उन राज्यों के अंतर्गत हमेशा आतंकवाद का या आक्रमण का भय बना रहता है। परिणाम स्वरूप इन राज्यों के अंतर्गत जो जनसंख्या का जो वितरण है वो विकीर्ण प्रकार का पाया जाता है या जनसंख्या का वितरण कम देखने को मिलता है। तो राजनीतिक जो कारक हैं वो भी हमारे जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो किस तरह से जनसंख्या फैली, उसके पीछे हमने भौगोलिक पहलुओं को जाना, उसके साथ साथ हमने उस भौगोलिक पहलुओं के साथ साथ वहाँ के स्थानिक प्रभावों को समझा, स्थानिक प्रभावों के साथ साथ वहाँ के आर्थिक कारकों को समझा कि किस प्रकार से आर्थिक जगत के कारण जनसंख्या का वितरण देखने को मिला है, और साथ ही साथ राजनीतिक जो हमारा कारक है उस राजनीतिक कारक का भी इस जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव को जाना। अब हमारे सामने जो अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है जनसंख्या घनत्व। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम जनसंख्या घनत्व को समझेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का अगर सीधे तौर पर अगर हम अर्थ समझें तो इसका सीधे तौर पर अर्थ होता है कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवासित लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवासित अर्थात रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो वहाँ की जनसंख्या घनत्व कहलाती है। एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोग, अपन सीधे भाषा में कह सकते हैं कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो हमारी जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अर्थात जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा से यह सिद्ध होता है कि जो घनत्व जो होता है वो क्षेत्र तथा लोगों के संख्याओं का एक रेशियो, एक अनुपात होता है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व क्षेत्र तथा वहाँ के लोगों के जो रेशियो है उसका एक क्षेत्र तथा लोगों की संख्या के बीच का जो है अनुपात होता है, उसे हम जनसंख्या घनत्व की संज्ञा देते हैं। अर्थात एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व को भी हमने अलग अलग, अगर हम जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो हमने अगर भारत के संदर्भ में अगर हम देख रहे हैं तो जनसंख्या घनत्व को हमने भारत के अंतर्गत अगर हम समझें तो हम ये देखते हैं कि भारत के अंतर्गत भी अत्यधिक घनत्व वाले जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र मौजूद हैं, कम घनत्व वाले क्षेत्र मौजूद हैं, या जो हैं मध्यम प्रकार के जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र मौजूद हैं। ये सभी जो क्षेत्रों का निर्धारण जो हुआ है, अति जनसंख्या घनत्व वाले भाग या न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, इसके पीछे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का हाथ रहा है। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा के बाद में हमारे पास जो
महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है वो आता है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। परिभाषा से हम जो हमारी परिभाषा है उस परिभाषा से हम परिचित हो गए कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अर्थात जनसंख्या घनत्व में क्षेत्र तथा रहने वाले लोगों के जो अनुपात होता है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, इफेक्टिव फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, इफेक्टिव फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा देते हुए जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। तो जनसंख्या घनत्व का सीधा अर्थ हो गया कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और जनसंख्या घनत्व जो होता है वो इन कारकों के द्वारा निर्भर करता है, प्रभावित करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी भी स्थान की, अभी मैंने आपके सामने जब वितरण की बात की थी तो वहाँ भौगोलिक दशाओं की बात की थी। उन भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत सबसे पहला जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला कारक है वो है आपका धरातल, अर्थात जो हमारा रिलीफ, अर्थात जो हमारा धरातल है वो धरातल जो है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। क्योंकि जनसंख्या घनत्व जो है धरातल जो है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। तो हम इस बात से परिचित हैं कि अगर धरातल अगर विषम परिस्थितियों को लिए हुए है तो वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम देखने को मिलेगा। अगर समतल धरातलीय दशाएं हैं तो वहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा देखने को मिलेगा। परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि मैदानी भागों के अंतर्गत, समतल मैदानी भागों के अंतर्गत जो जनसंख्या घनत्व वो ज़्यादा पाया जाता है, जबकि जो हमारे पर्वतीय या जो हमारे पठारीय जो भाग हैं उन पर्वतीय और पठारी भागों के अंतर्गत जो हमारे धरातल की जो विषमताएं हैं उन धरातल की विषमताओं के कारण वहाँ जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो कम पाया जाता है। समझे आप इस चीज़ को कि मैदान धरातल के अंतर्गत हम बात करें कि जो मैदान हैं और जो हमारे पर्वत हैं और जो हमारे पठार हैं, इन मैदान पर्वत और पठारों की अगर हम बात करें धरातल के अंतर्गत तो मैदानों के अंतर्गत सर्वाधिक पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक देखने को मिलता है। पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन होती है जो हमारे प्लेन होते हैं, मैदान होते हैं उनमें। लेकिन जो हमारे पर्वत और पठार हैं वहाँ जनसंख्या का घनत्व जो है वो हमारा यहाँ कम पाया जाता है। तो पहला जो आपका महत्वपूर्ण जो कारक है वो पहला महत्वपूर्ण कारक आपका धरातल है। यानी कि जो धरातलीय जो दशाएं हैं, धरातलीय जो परिस्थितियां हैं वो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती हैं। समतल मैदानी भागों के अंतर्गत जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव देखने को मिलता है, जनसंख्या का सबसे ज़्यादा घनत्व देखने को मिलता है, जबकि पर्वत तथा पठारी भागों के अंतर्गत जो जनसंख्या का घनत्व है वो कम पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं धरातल के बाद में अगर हम दूसरा अगर बिंदु देखते हैं तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो है हमारी जलवायु। मैंने आपसे बात की थी कि भौगोलिक कारकों की हमने अगर बात करेंगे तो भौगोलिक कारकों के अंतर्गत जो हमारा रिलीफ जो था, धरातल जो था वो हमारा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित कर रहा है। उसी के साथ साथ जो हमारी जलवायु है वो भी हमारी जनसंख्या को जो घनत्व है या पॉपुलेशन है जिसको प्रभावित करने का काम करती है। हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि मानव जो होता है वो अनुकूल जलवायु परिस्थितियों में रहना पसंद करता है। मनुष्य जो है अनुकूल जलवायु परिस्थितियों में रहना पसंद करता है, वो विषम जलवायु परिस्थितियों में नहीं रहना पसंद करता है। या हम कह सकते हैं कि जो
विश्व की अनुकूलतम जलवायु जो परिस्थितियां हैं वहां जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व देखने को मिलता है। इसके विपरीत जहां जलवायु की विषम परिस्थितियां हैं वहां जनसंख्या घनत्व न्यूनतम देखने को मिलता है, या जनसंख्या का वितरण या जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। तो वायुमंडल जो जलवायु की जो दशाएं हैं, और जलवायु की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि जलवायु के अंतर्गत हमारा तापमान भी होता है, दाब भी होता है, वर्षा भी होती है, आर्द्रता भी होती है। ये सभी जो कारक हैं, ये सभी कारकों का मिला जुला प्रभाव इस क्लाइमेट के अंतर्गत होता है। परिणाम यह हुआ कि अनुकूल जो परिस्थितियां हैं जलवायु की, वहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है वो अधिक, और जो विषमकूल जो जलवायु परिस्थितियां हैं वहाँ जनसंख्या का घनत्व न्यून पाया जाता है। तो जलवायु का जो फैक्टर है, इस जलवायु के फैक्टर में हम जलवायु के प्रदेशों के बारे में बात करते हैं, और जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत हम उनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। और जलवायु प्रदेश और जलवायु प्रदेशों की जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जलवायु है वो हमारे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने का काम करती है। जैसे सपोज कीजिए, अगर हिंदुस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम मरुस्थलीय प्रदेश की अगर जलवायु की बात कर रहे हैं, तो यहाँ उष्ण शुष्क जो है जलवायु पाई जाती है। और यहाँ जब उष्ण और शुष्क जलवायु परिस्थितियाँ हैं तो परिणाम यह हुआ कि उष्ण शुष्क परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप जो हमारा जो थार का मरुस्थलीय जो भाग है, उस थार के मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत जो जनसंख्या का जो घनत्व है, जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, वो बहुत कम देखने को मिलती है। अर्थात यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो थार के मरुस्थल की जो उष्ण और शुष्क जो जलवायु परिस्थितियां हैं वो हमारे इस पॉपुलेशन डेंसिटी को, जनसंख्या घनत्व को कम कर देती हैं। इसी तरह से अगर हम शीत प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे ग्लेशियर भाग हैं, जहाँ की जो जलवायु है वो शीत जलवायु है, तो शीत जलवायु परिस्थितियों में भी जनसंख्या का जो वितरण है वो बहुत कम देखने को मिलता है। अर्थात जनसंख्या घनत्व है वो इस जलवायु के फैक्टर पर, कारक पर निर्भर करता है। अगर यहाँ अनुकूल सम जलवायु परिस्थितियाँ हैं तो जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक देखने को मिलेगा। अगर यहाँ जैसे सपोज कीजिए उष्ण शुष्क जलवायु परिस्थितियाँ जो थार के मरुस्थल में पाई जाती हैं, यहाँ अगर हम उष्ण और शुष्क अगर जलवायु की अगर हम बात करते हैं जो हमारे भारत में मरुस्थल में पाई जाती है, मरुस्थलीय अगर हम जलवायु की बात करते हैं, तो यहाँ जो जनसंख्या का जो वितरण है, जनसंख्या का जो घनत्व है वो यहाँ कम पाया जाएगा। जो हमारी उष्ण शुष्क जलवायु अर्थात जो हमारी गर्म जलवायु है, मरुस्थलीय जो जलवायु है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाएगा। इसी के साथ साथ जो हमारी शीत जलवायु जो है, ये शीत जलवायु भी जो है, हम यहाँ भी जनसंख्या का जो घनत्व है वो क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा। जनसंख्या घनत्व कम मिलेगा। यानी कि उष्ण या शुष्क जलवायु परिस्थिति या मरुस्थलीय जलवायु या हमारी शीत जलवायु, ये दोनों ही कारक जो हैं हमारे जनसंख्या के घनत्व का मान कम कर देते हैं। लेकिन अनुकूल यानी फेवरेबल अगर क्लाइमेटिक कंडीशन है, अनुकूल अगर जलवायु दशाएं हैं, तो वहाँ जो हमारा जनसंख्या घनत्व है वो सब सघन रूप से या सर्वाधिक या अधिकतम पाया जाता है। तो धरातल के बाद में जलवायु, दोनों ही ऐसे महत्वपूर्ण जो कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो जलवायु और धरातल। अगला कारक जो है हमारा वो है सॉइल। यहाँ लेते हैं मृदा यानी सॉइल, अर्थात जो मिट्टी जो होती है वो हमारा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि जनसंख्या उन समान या अनुकूल जलवायु परिस्थितियों में रहना पसंद करती है
परिणाम स्वरूप जो लोग हैं उन लोगों को खाद्यान्न की पूर्ति के लिए, फसल उत्पादन करने के लिए, खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए उत्तम प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। और ये जो उत्तम प्रकार की जो सॉइल है, इस उत्तम प्रकार की सॉइल के अंतर्गत, फसल उत्पादन के अंतर्गत सबसे बढ़िया जो सॉइल मानी जाती है वो जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। और ये जो जलोढ़ मिट्टी के जो क्षेत्र हैं, ये जलोढ़ मृदा युक्त जो भाग हैं, ये जो है हमारी फसल के उत्पादन के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो ये जो सॉइल है वो भी हमारे इस जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करती है। यानी कि जनसंख्या की जो पॉपुलेशन डेंसिटी अर्थात जनसंख्या घनत्व उन्हीं भागों में सर्वाधिक मिलेगा जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो और कृषि उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती हो। तो जो सॉइल है उसका भी जो है जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव देखने को मिलता है। ये हमने जो हमारे कृषि से जुड़े हुए जो पहलू हैं, क्योंकि जो मनुष्य है वो कृषि के माध्यम से अपनी फसलों का उत्पादन करता है, तो उसके लिए अनुकूल जो है मिट्टी की दशाएं होना भी एक आवश्यक कारक है। इसलिए जनसंख्या घनत्व उन्हीं भागों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा जहां कृषि का उत्पादन यानी कि फसलों का उत्पादन या कृषि का उत्पादन जो है सर्वाधिक देखने को मिलेगा। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत जो हमारे गंगा नदी के जो मैदानी जो भाग हैं, उन गंगा नदी के मैदानी भागों के अंतर्गत या अन्य जो हमारी नदियों के जो मैदानी भाग हैं, उन मैदानी भागों के समीपवर्ती भागों में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक देखने को मिलता है। उसके पीछे ये कृषि उत्पादन का जो कारक है वो जुड़ा हुआ है। जैसे हम यूपी की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, ये पूरा का पूरा जो है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर हम देखें तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के अंतर्गत ये जो राज्य हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके पीछे ये कृषि उत्पादन या फसल उत्पादन जो है देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी जो है वो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जो जलोढ़ प्रकार की जो मिट्टी है वो फसल उत्पादन के लिए उत्तम मानी जाती है। अर्थात इन भागों के अंतर्गत जो कृषि की जो उत्पादकता है वो अधिक है। परिणाम स्वरूप यहाँ इस कृषि की प्रोडक्टिविटी के कारण, उत्पादकता के कारण जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी अधिक देखने को मिलती है। जलवायु धरातल मिट्टी के बाद में अगर हम बात करते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण कारक आता है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, तो हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं और इस बात को एक जानते भी हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। परिणाम स्वरूप मानव जो है या जो लोग जो हैं जो ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करेंगे जहां उन्हें पीने के लिए जल मिले। साथ ही साथ पीने के लिए जो जल है वो जल पीने के साथ ही साथ उनके कृषि कार्यों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः जनसंख्या घनत्व उन भागों में सर्वाधिक देखने को मिलता है जहां पीने के लिए जल तथा कृषि उत्पादन के लिए जल की उपलब्धता देखने को मिलती है। क्योंकि भोजन के निर्माण और भोजन के उत्पादन के लिए जो फसलों का जो निर्माण किया, उत्पादन जो किया जाता है, उसमें जल एक आवश्यक कारक है, एक एसेंशियल फैक्टर है वाटर। इस जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। परिणाम स्वरूप ऐसे भागों में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है जहां जल की उपलब्धता अधिक देखने को मिलती है। और इस बात से हम परिचित हैं कि जो हमारी नदी घाटियों के जो क्षेत्र हैं, उन नदी घाटी भागों के अंतर्गत जल की उपलब्धता के फलस्वरूप जो है सर्वाधिक जो है जनसंख्या का जो घनत्व है वो देखने को मिलता है। तो जल की उपलब्धता भी जो है इस जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके साथ साथ जो हमारे आर्थिक कारक हैं,
आर्थिक या सामाजिक कारक कह सकते हैं। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक जो हमारे जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा खनिज संसाधन आ जाता है, खनिज संसाधन, उद्योग आ जाता है। ये आर्थिक कारक लोग जो हैं वो इन आर्थिक क्रियाओं के साथ जुड़े हुए हैं। परिणाम स्वरूप खनिज संसाधन वाले भाग तथा औद्योगिक जो क्षेत्र हैं, उन औद्योगिक क्षेत्रों के इन आर्थिक क्रियाओं से जुड़े होने के कारण लोगों का यह आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और लोगों के ये आर्थिक जो केंद्र हैं, ये उनको आकर्षण का जो केंद्र बने हुए हैं, इनसे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप ये जो हमारे खनिज स्थल हैं, ये जो हमारे औद्योगिक स्थल हैं, ये जो हमारे आर्थिक जो केंद्र हैं, इन आर्थिक केंद्रों से लोगों का जो रोजगार के माध्यम से लोग जो जुड़े हुए हैं, परिणाम स्वरूप इन जो खनिज वाले भाग हैं, औद्योगिक केंद्र वाले भाग हैं, आर्थिक क्रियाओं वाले भाग हैं, उन भागों के समीपवर्ती भागों के अंतर्गत जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है, क्योंकि ये लोग आर्थिक क्रियाओं के रूप में इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आर्थिक जो क्रियाएं हैं वो भी हमारे जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करती हैं। क्योंकि आज जितने भी हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्री जहाँ भी स्थित हैं, उन इंडस्ट्रियों के चारों ओर या उसके इंडस्ट्री के समीपवर्ती भागों के अंतर्गत एक विशालकाय जन समूह जो है वहाँ निवास करता है। अर्थात पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो आर्थिक जगत के साथ जुड़ी होने के कारण वो उन आर्थिक केंद्रों के समीपवर्ती भागों के अंतर्गत जो है निवास करती है। तो आर्थिक जगत का भी जो है हमारे इस जनसंख्या के घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ सामाजिक कारक, सामाजिक जो हमारे जो फैक्टर हैं, इन सामाजिक कारकों के अंतर्गत हमारा धर्म आ जाता है, जाति आ जाती है, समुदाय आ जाते हैं। धर्म, जाति और समुदाय ये हमारे सामाजिक फैक्टर हैं कि एक विशेष धर्म, एक विशेष जाति, एक विशेष समुदाय के लोगों का जो निवास होगा वो एक ही स्थान पर होगा। परिणाम स्वरूप ऐसे धर्म जाति के जो फैक्टर हैं, जो हमारे सोशल जो कारक हैं, ये सोशल कारक भी इस पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करते हैं। इस पॉपुलेशन डेंसिटी के अंतर्गत हमने ये देखा है कि एक विशेष जनजाति, एक विशेष धर्म, एक विशेष अनुयायी या एक विशेष जाति या समाज के जो लोग हैं, उनका निवास जो होता है वो एक निश्चित स्थान पर होता है। परिणाम स्वरूप वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है। परिणाम ये हुआ कि आर्थिक कारक, सामाजिक कारक जो हमारे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है हमारा राजनीतिक कारक, अगर हम आगे और बात करते हैं तो हमारे राजनीतिक कारक, सामाजिक कारकों के बाद में आगे की अगर हम चर्चाएं करें तो हमारा राजनीतिक कारक, राजनीतिक कारक की अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक कारक के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, किस तरह से जनसंख्या घनत्व को राजनीतिक कारक प्रभावित करते हैं। हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारी जनसंख्या है, ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करेगी जहां शांति हो, ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करेगी जहां दंगे नहीं हों, ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करेगी जहां जो हैं आतंकवाद से सुरक्षा हो। अर्थात जो हमारे उन भागों के अंतर्गत जो लोग जो हमारे आतंकवाद से ग्रसित जो क्षेत्र हैं या हमारे जो हमारे राजनीतिक जो क्षेत्र हैं, जिनसे अशांतिपूर्ण जो क्षेत्र हैं, जहां लोगों को शांतिपूर्ण वातावरण नहीं मिलता है, अराजकता फैली हुई है, साथ ही साथ वहां जो है भारी
आक्रमणों का खतरा है, ऐसे भागों के अंतर्गत जनसंख्या का जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत कम देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप जो हमारे राजनीतिक कारकों के अंतर्गत ये सारी जो बातें हैं, आतंकवाद का भय हो गया, अराजकता हो गई, अशांति का जो कारक हो गया, इन सभी कारकों को अगर नियंत्रित करके अगर हम रखें तो हमारी जनसंख्या जो है, जो जनसंख्या का जो घनत्व है उन भागों के अंतर्गत जो है हमेशा अधिक देखने को मिल सकता है। परंतु जहां हमें बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा नहीं है, जहां हमारे जो है अराजकता का वातावरण है और साथ ही साथ लड़ाई दंगे वाले स्थल हैं, साथ ही साथ अशांतिपूर्ण वातावरण है, ये इन भागों के अंतर्गत जो हमारी जनसंख्या का जो घनत्व है वो कम देखने को मिलता है। अर्थात राजनीतिक जो कारक हैं वो भी हमारी जनसंख्या को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो राजनीतिक कारकों का भी अभी मैंने आपके सामने रखा कि जो आतंकवाद से ग्रसित जो भाग हैं, अराजकता से पूर्ण जो ग्रसित जो क्षेत्र हैं, अशांति के जो क्षेत्र हैं, उन भागों के अंतर्गत जो है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है अधिक देखने को नहीं मिलती है। इन सभी पर अगर हमारी सरकार के द्वारा या राजनीतिक व्यवस्थाओं के द्वारा या शासन के द्वारा अगर नियंत्रण कर लिया जाता है तो वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि और अगर हम बात करते हैं तो कृषि जो उत्पादकता की अगर हम बात करते हैं तो कृषि उत्पादक जो क्षेत्र हैं उन कृषि उत्पादक क्षेत्र भी जो है कृषि उत्पादकता जो है वो भी कृषि प्रोडक्टिविटी जो भी है वो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करती है। साथ ही साथ जो हमारे यातायात के जो साधन हैं, परिवहन जिसको हम कह सकते हैं, परिवहन संचार और परिवहन के जो माध्यम हैं, परिवहन एवं संचार के जो क्षेत्र हैं, ये भी हमारे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। कि जनसंख्या घनत्व उन्हीं स्थानों पर, जनसंख्या की जो पॉपुलेशन है उन्हीं स्थानों पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है जहां उन्हें अच्छे ट्रांसपोर्ट की जो है व्यवस्थाएं होती हैं। अर्थात जहां परिवहन मार्गों का अच्छा विकास है, परिवहन मार्गों के विकास के कारण लोगों का आवागमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हो जाता है, उन भागों के अंतर्गत जो है जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अर्थात वहाँ रेल है, बस की सुविधा है, अर्थात सड़क मार्ग का निर्माण है, रेल मार्गों का निर्माण पर्याप्त हुआ है तो वहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक देखने को मिलेगा। और ऐसे भाग जहाँ पर परिवहन या संचार की सुविधाएं नहीं है, परिवहन और संचार की सुविधाओं से ग्रसित अगर कोई क्षेत्र है तो वहाँ जनसंख्या का घनत्व जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। इस प्रकार की जो समस्या है, परिवहन और संचार की जो समस्या हैं वो मैदानी भागों के तुलना में पर्वतीय और पठारी भागों के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। पर्वतीय भागों में परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट की जो संभावना होती हैं वो बहुत कम होती हैं। परिणाम स्वरूप पर्वतीय भागों के अंतर्गत जो जनसंख्या का घनत्व है वो कम देखने को मिलता है। ओवरऑल हमने आज जो है जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व इन दोनों पहलुओं पर बात की और इन दोनों ही पहलुओं के अंतर्गत हमने सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जाना कि किस प्रकार से जनसंख्या वितरण जो होता है वो स्थानिक या क्षेत्रीय कारकों से प्रभावित होता है। उसके बाद में हमने जनसंख्या घनत्व को समझा कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो हमने सीधे अर्थों में बताया कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों की संख्या, अर्थात लोग तथा क्षेत्र उन दोनों के बीच का जो अनुपात है, लोगों की संख्या तथा क्षेत्र के जो अनुपातिक जो संबंध होता है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत हमने बात की, जिसके अंतर्गत हमने धरातल को पढ़ा, जलवायु को पढ़ा, मृदा को पढ़ा, जल की उपलब्धता को देखा, आर्थिक कारकों को देखा, सामाजिक कारकों को देखा, राजनीतिक कारकों को देखा, कृषि उत्पादकता को देखा, परिवहन और संचार की सुविधाएं, यातायात की सुविधाओं को देखा। तो ओवरऑल हमने आज इस जनसंख्या घनत्व वाले बिंदु के अंतर्गत जो हमारा क्वेश्चन जो आता है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या वितरण को समझाइए, वो हमने पूरा किया है। धन्यवाद।